दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स संपादकीय आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज 19 फरवरी है और आज दो जो मेन आपके सिलेबस से ओवरलैप करते हुए एडिटोरियल्स हैं, एक है द हिंदू का एआई फॉर पीपल सोशल गुड और दूसरा जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आरबीआई की हाल ही में जारी की गई नई रेगुलेशंस ऑन सोशल ऑन मिस सेलिंग। तो ये दोनों ही जो आर्टिकल्स हैं आप रिलेट करके देख सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग रेगुलेशन वाले जो सेक्शंस हैं उनके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है संपादकीय का, एआई फॉर पीपल अप्लाइंग टेक फॉर सोशल गुड। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के यानी आईएलओ के, इन दोनों द्वारा को ऑथर किया गया है। तो शुरुआत कैसे करते हैं ऑथर? कहते हैं कि एआई जो है वो रैपिडली हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग हम काम किस प्रकार से करते हैं वर्क स्पेस को। कहते हैं सवाल ये नहीं है कि वेदर एआई जो है कि क्या एआई जॉब्स को चेंज करेगा, वो ऑलरेडी जो है करता जा रहा है, कर चुका है। पर सवाल जो अहम है वो है कि क्या जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एडवांस करेगी सोशल जस्टिस के अंदर, डिसेंट वर्क के अंदर और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के अंदर सभी मानव जाति के लोगों के लिए। तो कहते हैं जो अब दिल्ली में एआई समिट का आयोजन किया गया है 16 फरवरी से 20 फरवरी, ये ग्लोबल साउथ में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। पहली दफा ग्लोबल साउथ में ऐसी कोई चीज जो है उसको देखने को मिल रही है। तो ये एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली का ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट के साथ जो है ओवरलैप करता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है दोस्तों वो 20 फरवरी के दिन जो है वो मनाया जाता है। तो कह रहे हैं उसके साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमें याद दिला रहा है कि हमें जो है वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ह्यूमन सेंटर्ड एआई और सर्व करे लोगों को, ड्राइव करे इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट को, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, सोशल डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा दे। फिर ऑथर कहते हैं फर्दर कि इंडिया जो है, अगर हम भारत में स्केल और इम्पैक्ट देखें इस एआई के चलते, तो एआई की जो जर्नी है भारत के लिए वो एक क्रिटिकल मोमेंट पर आकर खड़ी हुई है, जहां एक तरीके से कंपेलिंग लैब भी है ऑफ व्हाट लाइज अहेड। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में जो इतना व्यापक स्तर पे डेटा जो है वो इस एआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऑथर कहते हैं कि नाउ इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट शेयर है उसका जीपीटी, चैट जीपीटी मोबाइल के एक्टिव यूजर्स का। जो चैट जीपीटी की मोबाइल एप्लीकेशन है उसके एक्टिव यूजर्स भारत में सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो। और कहते हैं 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 3 मिलियन नई टेक्नोलॉजिकल जॉब जो है उसको क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है और एग्जिस्टिंग 10 मिलियन को रीशेप करेगी। ठीक है। फिर कहते हैं भारत जो है वो दोनों चीजें इलिस्ट्रेट करता है, एक तो स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिस व्यापक स्तर पे होगा, दूसरा प्रॉमिस ऑफ एक एक जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वादा है उसको डिप्लॉय करना सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक समावेश जो है उसको भी बढ़ावा देने के लिए। फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए अभी दुनिया में डिवाइडेड डिस्कोर्स है। डिवाइडेड डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि दो ओपिनियन है, डिबेट जो एआई को लेकर चल रही है पूरी दुनिया में, और कहते हैं वो पोलराइज्ड है, यानी दो अलग अलग पोल्स की तरफ है। एक जो है वो फोकस करती है इस पे कि एआई के आने से इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी की जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, उन सब में हमें बेटरमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो दूसरा पक्ष है, वो कहता है कि नौकरियां जाएंगी, जॉब लॉसेस होंगी, इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी और गवर्नेंस के अंदर और जो है गैप्स देखने को मिलेंगे। फिर ऑथर्स कहते हैं कि दोनों ही जो ये व्यूज हैं ये एक फंडामेंटल ट्रूथ जो है उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो? कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, तकनीक अपने आप से खुद से डिसाइड नहीं करती उसका आउटकम क्या होगा, ये इंसान करते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। वो किस प्रकार से उसको यूज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ये निर्धारित करेगा कि वो टेक्नोलॉजी का आउटकम क्या देखने को मिलेगा। वो तकनीक अपने आप में नहीं करेगी। तो फिर एआई जो है अगर इसको डिप्लॉय किया जाए इंक्लूसिवली और रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ, तो ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में हेल्प करेगी, सोशल प्रोटेक्शन लोगों को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगी और उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो देयरफॉर वो कहते हैं बेनिफिट जो हैं वो वर्कर्स के लिए और एंटरप्राइजेस के लिए, दोनों के लिए जो है हम इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक समान जो है उनको दोनों को फायदे पहुंचे। फिर कहते हैं कि इसी
पूरी मुहिम में भारत के साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, भारत और जो पार्टनर्स हैं, विभिन्न पार्टनर्स ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस के, ये सब जो है मिलके काम कर रहे हैं टुगेदर फॉर अचीविंग दिस। ये जो हम यहाँ पे ऊपर बोल के आए कि हम अचीव करना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबली और इंक्लूसिवली डिप्लॉय किया जाए पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो कहते हैं जो ये ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क्स हैं AI के, ऑब्जर्वेटरीज टू स्ट्रेंथन एविडेंस एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये पूरा काम जो है यहाँ से होता है। तो कहते हैं अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अगर एविडेंस को देखें तो ये सजेस्ट करता है कि AI जो है वो रीशेप करेगा काम को, रिप्लेस नहीं कर देगा। मतलब नौकरियां जो हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत मैसिव स्केल पे ये नौकरियों को खा जाएगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो जरूर होगा, लेकिन मैसिव जॉब लॉस जो है वो बात सब्सटैंशियली नहीं होने वाली। तो कहते हैं कि इससे इट विल नॉट बी रिप्लेसिंग जॉब्स होलसेल, मतलब व्यापक स्तर पे, पर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा रोल्स को, एनहांस करेगा प्रोडक्टिविटी को, इनोवेशन को ड्राइव करेगा, पुश करेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो होगी उसको भी इंप्रूव करेगा। तो ये किस हिसाब से बोलते हैं, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एविडेंस के आधार पर इस बात को बोलते हैं। फिर इसीलिए ये कहते हैं कि देखिए 1/4 जो दुनिया में वर्कर्स हैं उनका जनरेटिव AI की तरफ एक्सपोजर जो है वो अभी जो जिस हिसाब से है, उनके रोल जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे, रिप्लेस नहीं होंगे। ये किसके लिए, 4 में से, हर 4 में से एक वर्कर जो दुनिया में कह रहे हैं एक्सपोज्ड है। अब कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें चाहिए, ये जो सारा हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हमें चाहिए इफेक्टिव, एक तो पॉलिसी लेवल पे काम, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स ये जरूरी हैं, साथ साथ मीनिंगफुल वर्कर पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग सोशल डायलॉग लोगों के साथ, ताकि इंश्योर किया जा सके कि इनोवेशन जो है वो इक्विटेबल और इंक्लूसिव आउटकम जो है उनको बढ़ावा दे अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि जिस प्रकार से हम अपने वर्क प्लेसेस को जानते हैं। फिर ऑथर्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी फॉर गुड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट। तो कहते हैं टेक इंक्लूडिंग AI जो है वो स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकता है सामाजिक न्याय को और एक डिसेंट वर्क को। इसके कंपेलिंग एग्जांपल्स के लिए ये भारत के कुछ डेटा, भारत के कुछ स्कीम्स जो चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनका एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि भारत का जो ई-श्रम पोर्टल है वो उसने इनेबल किया है मोर देन 315 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स को के सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के लिए वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवा के या रजिस्टर करके इसका लाभ जो है उठा पाए। तो ये एक आपको एग्जांपल दिखता है जिससे सोशल जस्टिस और प्रमोट हुआ है। फिर कहते हैं कि भारत इसीलिए जो है ILO के टेक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के साथ इंडिया ने क्या करने की कोशिश की है, क्या किया है कि इंक्रीज किया है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज को 19% से 2015 के अंदर 2025 तक आते आते 19% से लगभग 64.5%, 64.3%। फिर कहते हैं कि अब देखिए इस सक्सेस को और यहाँ से आगे अगर ले जाना है, अगर अभी एक केवल सिर्फ भारत के संदर्भ में बात करें तो इसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट ने कमिट किया है $17.5 बिलियन इनटू AI डिफ्यूजन। ये सपोर्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू ई-श्रम एंड नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, किससे और इसको हम आगे एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये अप्रोच जो है, कहते हैं इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं कि इनफॉर्मल वर्कर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं, जॉब एक्सेस, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन उनको पहुंचा सकते हैं। फिर फर्दर ऑथर इसी में आर्ग्यू करते हैं कि देखिए भारत सरकार ने अपने गोल को, अपने विजन को अलाइन किया है विद द विजन ऑफ लेवरेजिंग AI, कि AI को लेवरेज किया जाए इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट के लिए, कि टेक्नोलॉजी जो है दैट शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि तकनीक जो है उसको इंसान के बेहतरी के लिए काम करवाया जाए। तो कहते हैं इनिशिएटिव जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, ये अलग अलग जो भारत ऑलरेडी कार्यरत कर रहा है। फिर कहते हैं इसी दिशा में जो 2026-27 का केंद्र का बजट आया उसने रिकॉग्नाइज किया इस चीज को कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जो करती है उसको ट्रांसलेट करना जरूरी होता है इनटू एक तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ,
एंड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को काम भी मिल सके और जो क्वालिटी वर्क हो। तो इसीलिए जो बजट 2026-27 का केंद्र ने पेश किया, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें अनाउंस किया गया, गठन किया जाए फॉर्मेशन ऑफ अ हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, और ये कमेटी जो है ये करेगी क्या, फॉर व्हाट, दो बातें मोटी मोटी कही गई। जो ये आपका ट्रिपल ई कमेटी है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी, कि एक तो ये इम्पैक्ट बता के, देख के बताएगी, असेस करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और उसके लिए चलते स्किल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, ये इसके मद्देनजर रखते हुए सुझाव देगी इनटू जो हमें आगे मेजर्स चाहिए होंगे एम्बेड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, स्कूल के लेवल से लेकर, स्कूल शुरुआती स्कूल के स्तर से लेकर, एंड इनेबल करने के लिए एआई ड्रिवन मैचिंग ऑफ वर्कर्स विद जॉब्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, के वर्कर का किस प्रकार का स्किल अवेलेबल है उसके पास और किस प्रकार से जॉब जो रिक्वायर्ड है उसके साथ उसकी मैचिंग की जा सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये कहते हैं हिसाब से लेवरेज करने की बात है। तो भारत जो है वो पोजीशन कर रहा है अपने आप को टू हार्नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड डोमेस्टिकली भी, एंड ये हम अगर सक्सेसफुली इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये सर्व कर सकता है एज अ मॉडल फॉर द ग्लोबल साउथ। किस चीज के लिए, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। चलिए फिर ऑथर्स क्या लास्ट में कहते हैं, कहने के बढ़ते हैं कि एआई एक्सेस रिमेन्स अनइक्वल। ये दिखता है कि एआई का एक्सपोजर जो है ग्लोबली वो अनइक्वल है अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे इसमें ऑथर्स क्या करते हैं, सॉरी, इसमें ऑथर्स जो एग्जांपल देते हैं उसमें कहते हैं कि रीजन्स के अक्रॉस देख लीजिए, विद इन कंट्रीज, जेंडर्स, एज ग्रुप्स और सोशल कैटेगरीज। तो कहते हैं परसिस्टेंट गैप देखने को मिलते हैं, चाहे हम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के तकनीक को लेकर कितनी उनके पास एक्सेस कर पाते हैं उसको, और उनके पास स्किल्स कैसे हैं। तो फिर इसमें एक हमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं लो इनकम और हाई इनकम कंट्रीज के बीच में। कहते हैं लो इनकम कंट्रीज में 11.5% पॉपुलेशन एक्सपोज है जनरेटिव एआई को, वहीं हाई इनकम कंट्रीज में ये जो पॉपुलेशन की संख्या है वो पहुंच जाती है 1/3 यानी 33.3%। तो कहाँ, केवल 11.5% लो इनकम कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में 33.3%। तो कहते हैं ये जो डेटा दिखा रहा है ये रिफ्लेक्शन है ऑफ वेरिएशंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, के आर्थिक ढांचे में किस प्रकार से लो इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है। तो कहते हैं फिर समाधान क्या है, कि देखिए समाधान ये निकल के आता है कि आपको जो है टेलर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कस्टमाइज्ड, कि जिसको जैसा सूट करेगा उसको उस प्रकार से जो है आप समाधान देने की कोशिश करेंगे। सबके लिए एक समाधान नहीं हो सकता, वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं काम करेंगे। टेलर्ड पॉलिसी अप्रोचेज जो हैं वो जरूरी हो जाएंगी, कि सबको जो है जिस प्रकार से कहता है कि ये टेलर जो है, दर्जी जो है वो हर एक के नाप के अनुसार जो है उसको कपड़ा सिल कर देता है, वन साइज फिट्स ऑल सबको एक ही साइज का कपड़ा नहीं दे देता है ना। तो कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोटेक्शन के लिए, साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी चाहिए होगी। एंड ये सब एसेंशियल है टू इंश्योर कि एआई जो है वो फोस्टर करे, बढ़ावा दे इंक्लूजन को, और अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है सभी कंट्रीज के लिए जो है उनको मुहैया करवाए, उनको एक्सपैंड करे। ठीक है, फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए ऑथर क्या कहते हैं कि इसीलिए देखिए जो वापस ये याद दिलाते हैं कि जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है और एआई इम्पैक्ट समिट का कन्वर्जेंस हो रहा है ये 20 फरवरी 2026 के दिन। तो ये कहते हैं कि हमें याद दिला रहे, रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी शुड प्राइमरली सर्व वर्कर्स एंड सोसाइटीज। एंड कहते हैं कि एआई जो है वो हमारे संस्थानों से ज्यादा तेज आगे भाग रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसके चलते हम अपनी जो है जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें, कि ये इट डज नॉट मीन और इट डज नॉट अब्सॉल्व, कि ये हमें छुटकारा नहीं देती हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि हम एआई के साथ कैचअप करें जितनी तेजी से ये इवॉल्व कर रही है, और इसको जो है सही दिशा में मानवता के भले के लिए काम कराने के लिए प्रयोग करें। फिर कहते हैं टास्क क्या है आगे की, कि इसको टू अलाइन टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन विद सोशल पर्पस, ताकि इनोवेशन जो की जा रही है वो स्ट्रेंथन करे ट्रस्ट को टेक्नोलॉजी के ऊपर,
इंक्लूजन को बढ़ावा दे और सम्मान जो होता है व्यक्ति का एट वर्क, डिग्निटी एट वर्क, क्योंकि जब मशीनें और हावी होती जाएंगी तो ये डिग्निटी फॉर ह्यूमंस एट वर्क जो है एक डिबेट डेफिनेटली खड़ा होगा। तो कहते हैं इस अप्रोच के थ्रू एआई जो है वो ना केवल रीअफर्म करेगा कि क्यों वर्क जो है वो मैटर करता है, बट ऑल्सो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एआई का इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ सोर्स ऑफ डिग्निटी एंड सोशल कोहेजन, मतलब सामाजिक ताने बाने में एक जुड़ाव का काम करने का, एक जुड़ाव लाने का काम करे, है ना। एंड इट्स फंडामेंटल रोल इन बिल्डिंग पीसफुल एंड सोशली जस्ट सोसाइटीज, के सामाजिक रूप से जो न्याय करती हो, न्याय संगत सोसाइटीज, समाज ऐसा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पहले आर्टिकल में ऑथर जो है वो बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल के ऊपर। अब दोस्तों ये आर्टिकल जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, सम एक्शन फाइनली, और ये बात करता है जो आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं टू स्टॉप मिस सेलिंग, मिस सेलिंग को रोकने के लिए, द इंटेंट टू कर्व मिस सेलिंग। पर ऑथर्स कहते हैं कि अल्टीमेट टेस्ट जो है वो इनफोर्स कितने अच्छे से की जाएंगी, ये भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस उन पर डिपेंड करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने टफ प्रपोजल जो है वो मिस सेलिंग को रोकने के लिए लंबे समय से जो ओवरड्यू थे वो लाए हैं। देखिए मिस सेलिंग में बताता हूँ क्या टर्म होती है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो बैंक आपको साथ में ऑफर करता है कि सर क्या इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या कोई डीमैट अकाउंट आप खुलवाना चाहेंगे। तो हम ये विभिन्न प्रकार की सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जो अकाउंट में डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड करना, इसके अलावा और जो सेवाएं प्रोवाइड करते हैं बैंक आपको, वो भी जो है वो कह लो कि एक तरीके से चिपकाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती जो है आपको उसमें घसीटने की कोशिश करता है। और अक्सर ये क्या होता है कि फायदे कुछ और गिनाए जाते हैं और एक्चुअली में वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होता है वो उसकी डिटेल्स आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो फाइनेंस का मैटर होता है, बारीकियां होती हैं। तो ये बैंक है जो इनके एजेंट होते हैं वो आपको क्या कर देते हैं, बताते कुछ हैं और बेच कुछ देते हैं, जो उस समय आपको पता नहीं चलता, बाद में आपको मालूम पड़ता है जब उसकी मेच्योरिटी या जब उसके पीरियड के खत्म होने के समय आता है। तो उसको कहा जाता है मिस सेल करना, जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लंबे समय से ड्यू था और अब आरबीआई ने जो है क्लियर वार्निंग दी है कि कस्टमर की सूटेबिलिटी मैटर करती है, उसको क्या चाहिए, और एजेंट का कमीशन जो है वो नहीं, जो वो अर्न करता है सब्सिडरी से या थर्ड पार्टी टाइप से। तो ये एक कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम था उसके सीधा उसके हार्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है उसको सही करने के लिए। तो कहते हैं इससे भी महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस है इस प्रपोजल का, कि अगर आपने ऐसा कुछ किया कि कस्टमर को आपने बताया कुछ और आपने इसको सेल जो है वो कुछ और किया, यानी कि मिस सेल किया, तो आपको पूरा रिफंड उसको देना पड़ेगा यदि ये प्रूव हो जाती है बात, है ना। आपको यू हैव टू फुल रिफंड एंड कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ प्रूवन मिस सेलिंग along with tighter oversight of advertising and sales practice across banks and non-banking financial companies, के बैंक्स किस प्रकार से और साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये भी किस प्रकार से जो है अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को देती हैं। तो कहते हैं मिस सेलिंग जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की पर्टिकुलरली खासकर इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड्स में एक सिरदर्दी बन के रह गया था। और अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे पास जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, जिसको हम IRDAI के नाम से जानते हैं, इसकी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1,20,000 लोगों ने जो है शिकायतें दर्ज की थी अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस के, इन्होंने जो है गलत चीज हमें बेच दी, बताया कुछ और था। इसमें से 1/4 जो है वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से और मिस सेलिंग से संबंधित थी। कहते हैं ये कोई छोटा मोटा ऐसे कोई गलती नहीं थी जो चलते फिरते हो गई, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम थी जिसको अब सुधारने की बात की गई है। तो डैमेज कहते हैं आगे जाता है बियॉन्ड इंडिविजुअल लॉस। क्यों? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में कंटिन्यूज टू स्टैग्नेट एट 3.7% ऑफ जीडीपी। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि लोगों का भरोसा टूटता है कि इंश्योरेंस का जो एजेंट है वो कुछ बता के और बेवकूफ बना के आपको कुछ और ही पॉलिसी बेच के चला जाएगा, तो वो ट्रस्ट जो है वहां पे खत्म हो जाता है। ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो लोग पॉलिसीज लेने से बचते हैं, वो सोचते हैं कि पॉलिसी ना ही दी जाए क्योंकि इसमें हमें भरोसा नहीं आ रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, और वही ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से स्टैग्नेट करके, यानी कि वो रुक गया है 3.7% ऑफ जीडीपी पे ग्रो करके, उससे आगे ग्रो नहीं कर रहा है। तो कहते हैं जब कस्टमर्स को मिसलेड फील होता है, दे रिट्रीट फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर, कि वो फिर खरीदना ही बंद कर देते हैं।
एंड मिस सेलिंग एक बार शॉर्ट टर्म में तो बूस्ट कर देगा आपके सेल्स को, कमीशन को, इंश्योरेंस के, बैंक्स के, एजेंट्स के, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को खत्म कर देगा और फाइनेंशियल जो डीपनिंग है या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की पूरी मुहिम है उसको जो है नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बिल्कुल उसकी नींव जो है वहां पे उसको चोट मारेगा। तो फिर ऑथर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसने भी अपने खुद जाब्तियां बहुत की हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एक बार बहुत एग्रेसिवली पुश करते हैं नए फंड ऑफर्स को और उनको मार्केट करते हैं कि ये सस्ते हैं, जबकि होता ये है कि अपने खुद के उसमें उनके इंटरेस्ट होते हैं, है ना, कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि देन एग्जिस्टिंग स्कीम्स बिकॉज ऑफ लोअर नेट एसेट वैल्यू लीविंग इन्वेस्टर्स होल्डिंग डजन्स ऑफ ओवरलैपिंग फंड, के इन्वेस्टर को वहां असल में फायदा कुछ खास नहीं होता और ओवरलैप का मतलब हुआ कि कई सारे मिलते जुलते स्टॉक्स के अंदर आपने उसके पैसे को इन्वेस्ट करवा दिया जिससे उसको रिटर्न उतनी नहीं मिलेंगी, आपने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम है कि स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट से कब तो किया गया है कुछ इन प्रैक्टिसेस को, जिसके चलते केवल अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो इसकी पेनिट्रेशन थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इंश्योरेंस में भी दिक्कत है। तो कहते हैं अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंसेंटिव जो है दैट हैज नेवर फुली डिसअपीयर्ड, कि वो कभी खत्म नहीं हुआ। और अब जो आरबीआई का इंटरवेंशन है वो नोटवर्दी इसी चीज के लिए है कि वो कितना व्यापक आरबीआई ने जारी किया है कि इट एड्रेसेस मेनी ऑफ द कोर प्रेशर पॉइंट्स इन बैंकाश्योरेंस। बैंकाश्योरेंस मतलब कि बैंक के थ्रू जो इंश्योरेंस आगे इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है। तो कहते हैं एक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कंपलसरी बंडलिंग। कंपलसरी बंडलिंग का मतलब कि आप बैंक गए होम लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा कि सर होम लोन तो आपका कर देते हैं लेकिन आपको इसके साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी लेनी पड़ेगी। तो ये तो एक तरीके से आपकी कोई चॉइस थोड़ी है, ये तो बैंक ने आपके ऊपर एक ऐसी कंडीशन इम्पोज कर दी कि अच्छा ठीक है अब बैंक से हमें होम लोन चाहिए तो हम ये क्या करेंगे, पॉलिसी भी लेंगे, मजबूरी हो जाएगी। तो आरबीआई ने बोला कि ये कंपलसरी ऐसे बंडल करना एक चीज को, एक तरफ आप कस्टमर तो लोन लेने आया था लेकिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी साथ में उसके बंडल बना के उसको बोला कि ये पूरा बंडल लेना पड़ेगा, तो ये बंडलिंग जो है वो अलाउड नहीं है, ये अब परमिसिबल नहीं है। बैंक जो है नॉर कैन द बैंक मेक परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अ कंडीशन फॉर सैंक्शनिंग लोन, के लोन सैंक्शन करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, किसी म्यूचुअल फंड की खरीद को एक कंडीशन नहीं बना के बेचा जा सकता। ठीक है, फिर कहते हैं कि बैंक्स विल आल्सो बी बार्ड, एक और उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, फ्रॉम फंडिंग द परचेज ऑफ देयर ओन या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ सैंक्शनड लोन्स विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और अगर कोई बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है एक थर्ड पार्टी के किसी प्रोडक्ट को तो कस्टमर जो हैं वो फ्री होंगे कि वो किसी भी प्रोवाइडर से, जो जैसे मान लीजिए हो सकता है बजाज कैपिटल हो या टाटा हो या और कोई भी प्लेयर हो, तो वो फ्री होंगे कि किसका वो चूज करना चाहते हैं, बैंक उसमें अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं क्रूशली आरबीआई ने जो यहाँ पे काम किया है, इट हैज गॉन फर्दर बाय स्क्रूटनाइजिंग इंटरनल सेल्स प्रैक्टिस कैसे चलती है बैंक्स की, कि कंपटीशन जो दिखता है अमंग बिजनेस यूनिट्स वो एनकरेज करता है एग्रेसिव क्रॉस सेलिंग, जिसको कई दफा जो है दर्शाया गया है कि ये मिस सेलिंग का एक बहुत पोटेंशियल ग्राउंड बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसेंटिव फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स विल बी डिसअलाउड, कि अगर ऐसे मान लीजिए कि लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एचडीएफसी इंश्योरेंस या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उसके प्रोडक्ट सेल करे या किसी और थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करे, ठीक है, और उसमें जो है टारगेट्स या कह लीजिए इंसेंटिव के चक्कर में मिस सेलिंग करे, तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसेंटिव जो हैं वो भी अब अलाउड नहीं है। ये क्या इफेक्ट करेगा, एक ये कल्चर जो है लैविश ऑफ साइट रिवॉर्ड्स की, इनको बंद करने में टॉप एजेंट्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कम करेगा। टेली मार्केटिंग कॉल्स जो हैं वो ऑफिस आवर्स में ही रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी और फील्ड विजिट्स जो हैं दे मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट रीजनेबल टाइमिंग नॉर्म्स। तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रेगुलेटर ने एक और चीज रिकॉग्नाइज की है कि जो मॉडर्न फॉर्म्स आ चुके हैं अब मैनिपुलेशन के, जिसमें कह रहे हैं डार्क पैटर्न्स, मतलब मिसलीड करना, कि जैसे डरा के या मिसलीड करके डिजिटल डिजाइन टैक्टिक्स जो हैं, कैसे डिजिटल डिजाइन टैक्टिक्स कैसे होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन आप कोई लोन जो है उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन में ऐसे अगर मान लीजिए ये विंडो खोल रखा है
और यहाँ नीचे एक लाइन में लिख रखा है कि आप इसके साथ जो है एक इंश्योरेंस जो है वो भी साथ में ले रहे हैं, और ये डब्बा पहले से ही टिक हो रखा है जहां पे ये लाइन लिख रखी है। अब आपसे अगर मान लीजिए ये चूक हो गई कि आपने इसको अनटिक नहीं किया, यानी आपने इसको अनसेलेक्ट नहीं किया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस पॉलिसी इस लोन के साथ जो है वो एक्टिवेट कर देगा, आपको पता भी नहीं चला। तो ये क्या है, ये एक डिजिटल टैक्टिक है, ठीक है। जैसे प्री टिक्ड बॉक्सेस, फोर्स्ड एड-ऑन्स, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स एंड आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्यूज। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मतलब कि भाई ये लिमिटेड है, ये इतनी ही है पॉलिसीज हमारे पास, इसके बाद जो है ये नहीं अवेलेबल है, तो वो आपको एक तरीके से प्रेशर कंडीशंस क्रिएट करता है। इनको एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करके इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है एज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन, जिनको अब रोका गया, ठीक है। खास तौर से उन कंज्यूमर्स के लिए जो या तो वृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, दिस कुड ऑफर मीनिंगफुल रिलीफ, कि उनको नहीं समझ में आता कि ये जो है कहाँ कहाँ किस प्रकार से डिजिटल टैक्टिक्स जो है वो प्ले करती हैं कंपनीज, ठीक है। फिर कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप मैनेजर्स आर्म्ड विद ग्रैन्युलर फाइनेंशियल डेटा, उनके पास बहुत बारीक फाइनेंशियल डेटा होता है जिसके चलते वो पुश करते हैं अनसूटेबल प्रोडक्ट्स फॉर ईयर्स, करते आए हैं सालों से, है ना। चलिए फिर कंक्लूड क्या करते हैं कि वित्त मंत्री ने दिसंबर के महीने में फ्लैग किया था इस प्रॉब्लम को, और बैंक्स को रिक्वेस्ट किया था कि वो फोकस करें कोर बैंकिंग पे, यानी कि डिपॉजिट्स और लेंडिंग, ठीक है, रादर देन अग्रेसिव क्रॉस सेलिंग, के इस क्रॉस सेलिंग के चलते, क्योंकि देखो बैंक यहाँ से मोटा अपना एक इंसेंटिव जो है वो कमाने की कोशिश करता है ये वाले प्रोडक्ट्स सेल करके, कि ये बैंकिंग के जो डिपॉजिट और लेंडिंग फंक्शन है उससे तो पैसा कमा ही रहा है ना। फिर अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज नाउ, आई एम सो सॉरी, आरबीआई हैज नाउ या बैक दैट सेंटिमेंट विद स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स, की जो वित्त मंत्री ने ये बात रखी थी उसको अब आरबीआई के द्वारा प्रपोजल्स के थ्रू बैक कर दिया गया है। तो ये इंटेंट वेलकम है, लेकिन ऑथर यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि इंटेंट आरबीआई का बहुत बहुत उसका यहाँ पे स्वागत है, लेकिन अल्टीमेट जो टेस्ट होगा वो होगा इसको एनफोर्स करने में, कि अनलेस जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको बदला जाए, पेनल्टीज जो हैं वो दिखाई पड़े कि हाँ पेनल्टीज जो हैं वो इम्पोज की जा रही हैं जहां पे मिस सेलिंग पाई जाएगी, है ना, और ना सिर्फ विजिबल हो, इम्पोज हो, बल्कि जल्दी इम्पोज हो, है ना। तो मिस सेलिंग विल सिंपली म्यूटेड, अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, कि अगर पेनल्टीज वगैरह ये सब नहीं हुआ तो क्या होगा कि बैंक्स जो हैं वो जो अभी तक मिस सेलिंग करते आए हैं उसको और सटल तरीके से, मतलब उसके लिए कह लीजिए नए और रास्ते खोज लेंगे, जिसके चलते आरबीआई की निगाह से भी बच जाए, लेकिन वो मिस सेलिंग करते भी रहें इन सटलर फॉर्म्स। तो कहते हैं आरबीआई हैज ड्रॉन अ क्लियर लाइन, अब ये बैंक्स के ऊपर निर्भर है और रेगुलेटर, जैसे कि इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, कि ये कैसे इंश्योर करता है कि जो ये प्रैक्टिस है ये ब्लर ना हो जाए, इसमें और नए रास्ते ना खोज लें बैंक्स एजेंट्स मैनिपुलेट करके कस्टमर्स को मिस सेल करने के, और रादर जो है इनको एनफोर्स ठीक से किया जाए। दिस इज हाउ द ऑथर कंक्लूड्स हियर, ठीक है। तो ये आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा आज का आर्टिकल। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया है रुद्रनॉमिक्स, थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो एक्सप्लेन सीरीज चलती रहती है, एटोल संपादकीय सीरीज चलती है, इन सबको आप जो है इनसे जुड़ सकते हैं। चलिए, सो आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।